हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के साथ साथ कुछ वेटलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। वेटलैंड्स आपकी रामसर कन्वेंशन, रामसर साइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कमेंट भी आए थे, सर आपने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट छोड़ दिया। देखो, छोड़ा कुछ नहीं है, आपको सब कुछ कराया जाएगा। अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ। मैं चाहता था कि आपको सबसे पहले सब कुछ आइडिया हो जाए क्या होता है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आपको समझ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप खुद देखना, आज जो मैं आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट समझाऊंगा आपको इतनी आसानी से समझ आ जाएगा, सब कुछ समझ आ जाएगा, क्योंकि आपने पुराने लेक्चर्स अच्छी तरह समझ लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छोड़ता हूं। आपका जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है वो आपको सब कुछ इधर कराया जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। और बात करते हैं कल की, जो उसके लिए मैं पहले सबसे पहले आप सभी को सॉरी कि आपके मन में थोड़ा सा गिला शिकवा होगा कि आपको मैंने बताया भी था कि कल मैं लेक्चर इसलिए नहीं अपलोड कर पाया बिकॉज लैपटॉप में थोड़ी सी खराबी आ गई थी, थोड़ा सा ब्रेकेज हो गया था। उसके कुछ रिंजेस होते हैं वो जहां से बेंड होता है, तो वो कुछ टूट गए थे, तो वो मैं रिपेयरमेंट के लिए दिए थे। तो पीडीएफ नहीं बनी थी, ऑब्वियस ही बात है, तो मैं लेक्चर कैसे बनाता। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आपका ये जो जेकेएसएसबी एग्जाम चल रहा है, इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन हमारे चैनल से अगर आप करना चाहते हो तो आपको प्रॉपरली टाइमली इंटीमेशन मिल जाए, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ द टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अभी कौन सा काल चल रहा है सर? अभी हमारा कोरोना काल चल रहा है। तो कोरोना काल ने तो इस हॉटस्पॉट को, और वर्ड ऐसा है, ये वर्ड जो है और उजागर कर दिया। हॉटस्पॉट आपने सुना है, कोरोना काल में बहुत ज्यादा फेमस हो गया हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट का क्या मतलब है? जहां, अगर कोरोना की बात करूं, जहां सबसे ज्यादा केसेस आ जाते हैं उसको नाम देते हैं कि हां ये हॉटस्पॉट बन गया है। तो ये वर्ड, ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ये भी इसी के रिलेटेड है। व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी? सर बायोडाइवर्सिटी का मतलब है, बायो का मतलब है लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब जो डिफरेंट आपको इसमें चेंजेस मिलते हैं, डिफरेंट आपको वैरायटीज मिलती है, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। मतलब लाइफ की वैरायटीज को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो जो डिफरेंट वैरायटीज मिलती हैं, उधर का जो मेन हॉटस्पॉट्स होंगे उन्हें हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब कौन से हॉटस्पॉट, किस हिसाब से? क्या उधर पॉपुलेशन ज्यादा होने बैठ गई है? क्या उधर पॉपुलेशन घटने बैठ गई है? क्या उधर पॉपुलेशन सेम है? क्या उधर पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाती है? किस हिसाब से हॉटस्पॉट? तो वो ध्यान से सुनना, इधर मैंने क्लियरली लिखा हुआ है। क्या होता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज ए जियोग्राफिक रीजन विद अ सिग्निफिकेंट रिजर्वायर ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट इज थ्रेटन्ड विद डिस्ट्रक्शन। मतलब इनके कहने का मतलब है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो इलाका है, वो रीजन है, वो आपकी ज्योग्राफिक का रीजन है जहां पे आपकी बड़ी ज्यादा रिजर्वायर का मतलब, सिग्निफिकेंट रिजर्वायर बायोडाइवर्सिटी का मतलब बहुत ज्यादा वैरायटीज मिलेंगी। लेकिन वैरायटीज तो मिल रही है, रिसेंट ट्रेंड उधर चल रहा है, उधर डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गए, उधर खत्म होने की कगार आ गई। उधर समझ लो ये आपका आ गया, एक जगह है, ये समझ लो ये आपकी जगह आ गई। इस जगह में आपके पास बड़ी ज्यादा वैरायटीज है। ठीक है, इधर मैं थोड़े से यहां थोड़ी वैरायटीज बनाता हूं। इधर आपकी बड़ी ज्यादा वैरायटीज है, वैरायटीज तो बड़ी ज्यादा है, इधर आपकी बायोडाइवर्सिटी की जो वैरायटीज है बड़ी ज्यादा है, लेकिन साथ में ही इधर जो है खत्म होने की जो थ्रेट है, वो जो खत्म हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, उसके भी चांसेस बहुत ज्यादा हो गए। तो उस जगह को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ऐसा नहीं है कि कोई जगह है, उधर 2-3 आपको पक्षी मिल गए, बस 2-3 मिले, ज्यादा नहीं मिले, और वो खत्म होने लगे, तो उस जगह को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं बोलेंगे। मतलब कि उधर आपकी वैरायटीज भी बड़ी ज्यादा होनी चाहिए और उधर डिस्ट्रक्शन भी बड़ी ज्यादा होनी चाहिए, उस चीज को हम बोलेंगे हॉटस्पॉट। कौन सा हॉटस्पॉट? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। दीज हॉटस्पॉट्स विच कवर लेस देन 2% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। अब जो आपके इधर जो IUCN है, उन्होंने जो हॉटस्पॉट्स इधर चुने हैं, ठीक है, वो जो हॉटस्पॉट उन्होंने चुने, मैं बता दूं एरिया उनका सिर्फ और सिर्फ 2% ही है। अगर लैंड के हिसाब से गिना जाए, वर्ल्ड के लैंड के हिसाब से देखा जाए, तो एरिया 2% ही है। लेकिन जो आपका बायोडाइवर्सिटी उधर पाई जाती है, 50% से ज्यादा उधर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। एरिया सिर्फ और सिर्फ 2%, 98% वेकेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, 2% पे ही 50% आपको वैरायटी मिल जाएगी, और वो है आपकी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट।
अब आपसे पूछा जा सकता है, इधर से क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन तो आपको एक डेफिनेशन से आ सकता है कि हॉटस्पॉट में आपको क्या क्या मिलता है। आपने बताना सर उधर लार्ज वैरायटी ऑफ स्पीशीज भी मिलेंगी और साथ में उधर बड़ी हाई लेवल की डिस्ट्रिक्शन भी मिलेगी, ये दो चीजें मिलेंगी। अब हॉटस्पॉट बनने के लिए क्या IUCN ने क्राइटेरिया रखा है, तो ध्यान से सुनना। ये जैसे हमने रेड डाटा बुक में पढ़ा था, आप सभी ने अगर वो लेक्चर देखा, अगर अभी नहीं देखा तो आपको आई बटन प्रोवाइडेड, आप उधर से देख सकते हो। उसमें मैंने आपको बताया था डिफरेंट एंडेंजर्ड के टाइम पे क्या क्राइटेरिया है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड के टाइम पे क्या आपका आ जाता है क्राइटेरिया। तो वैसा ही क्राइटेरिया इसमें क्या बोलता है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में, वो कहता है उस एरिया में कम से कम, एटलीस्ट लिखा है मैंने, कम से कम 1500 स्पीशीज होने चाहिए, दैट इज एंडेमिक। एंडेमिक का मैंने आपको मतलब बताया था, जो उस इलाके में ही मिले और कहीं नहीं मिले। लाइकवाइज आई एम एंडेमिक टू JNK, मैं JNK में ही पाऊंगा। अगर आप दिल्ली में मुझे ढूंढने जा रहे हो, आपको दिल्ली में नहीं मिलूंगा, मैं JNK में ही मिलूंगा, ठीक है। उस स्पीशीज को हम बोलते हैं एंडेमिक, ठीक है। अब उधर कम से कम 1500 ऐसी स्पीशीज होनी चाहिए, दैट इज एंडेमिक, मैंने तो ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है। एंड सेकेंड क्राइटेरिया इज दैट डिग्री ऑफ थ्रेट, मतलब उधर खत्म होने का जो खतरा है, विच इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ हैबिटेट लॉस एट लीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट। मतलब जो उनका हैबिटेट का लॉस हुआ है वो 70% कम से कम होना चाहिए। पहले तो मैंने बता दिया एंडेमिक के लिए 1500 कम से कम, और हैबिटेट लॉस कम से कम 70%, तभी आप उसको हॉटस्पॉट घोषित कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये दो क्राइटेरिया आपने याद रखने हैं। अब आगे मैंने क्या लिखा है, इन अदर वर्ड्स, इधर से आप ये नोट डाउन कर लो, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट और रीजन्स विद हाई स्पीशीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिनिज्म। ये आपसे पूछा जा सकता है एज अ फिलअप में आपको नीचे ऑप्शन दे दिए होंगे, तो ये दो आप उधर फिलअप कर सकते हो। ये पूछा गया तभी मैंने ये बोल्ड किया हुआ है, ठीक है। मैं ये बोल्ड उन्हीं को करता हूं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स और रीजन्स विद हाई स्पीशीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिनिज्म। अब बात आती है, हमने पहले पढ़ा था सर इकोलॉजी पढ़ा था, फिर बायोडायवर्सिटी पढ़ा, उन सभी के मैंने बताया किसने टर्म कॉइंड अप किया था। तो वैसे ही बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट किसने कॉइंड अप किया है, तो आपका आंसर है सर नॉर्मन मायर्स इन 1988। अब आपने जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, देखता हूं आपको कितना लर्न है। हमें 10-15 दिन हो गए उस लेक्चर को पढ़े हुए, दैट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी टर्म को कौन कॉइन अप करने वाला था वो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है, इकोलॉजी टर्म को। तो अब बात होती है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को कौन कॉइन अप करने वाला है, किसने ये टर्म दी, दैट इज योर नॉर्मन मायर्स। कौन सी ईयर में, 1988 में। अब इसके बारे में भी थोड़े से आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा आप देख सकते हो मतभेद है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल अडॉप्टेड मायर्स हॉटस्पॉट इन 1996। देखो जो हमारे मायर साहब जी थे, उन्होंने 1988 में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट तो टर्म दे दी। उन्होंने अपनी किताब बनाई, किताब में लिखने बैठ गए, हाँ इधर तो ये कमी होती जा रही है, ये उन्होंने जगहों के नाम लिख दिए कि हाँ ये आपकी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। लेकिन अभी तक जितनी देर कोई ऑर्गेनाइजेशन इसे अप्रूव नहीं करे, ऐसा नहीं हो पाता। तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने क्या किया, मायर्स के हॉटस्पॉट को 1996 में अपनाया। मतलब उन्होंने 1988 में काम करना स्टार्ट कर दिया था, 8 साल लग गए ऑर्गेनाइजेशन ने उसे अप्रूव करने में, अडॉप्ट करने में। द ऑर्गेनाइजेशन मेड द डिसीजन टू अंडरटेक अ रीअसेसमेंट ऑफ हॉटस्पॉट कंसेप्ट। तो तब उन्हें थोड़ी सी जागरूकता मिली कि हाँ ये एक कंसर्न बन गया है, इसे देखने की जरूरत बन गई है, इसे देखना पड़ेगा क्या गलतियां हैं, कहां पे हमने इस बायोडायवर्सिटी को कैसे बचाना है। तो वो उन्होंने कौन से साल में किया, 1996 में। 8 साल लग गए, वो चिल्लाते रहा जनाब हमारे इधर बायोडायवर्सिटी खत्म हो रही है, लेकिन 1996 में हमारे पता है गवर्नमेंट जो काम आपने करने हैं, हाई लेवल के काम जो आपने करने हैं, उसमें टाइम लग जाता है। तो 8 साल लग गए, चलो काम है फिर भी। तो आगे बढ़ते हैं, अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, इतना पता चल गया ना आपको। अब वर्ल्ड की अगर बात करें, आपसे पूछा जा सकता है अभी तक, मैंने आपको रिसेंट डाटा डाला है, देखो आज जो भी डेट है, आज हमारी डेट हो जाती है 15 जुलाई 2021। आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में क्या पता ये चेंज हो जाए डाटा। तो मैं आज का डाटा बता रहा हूं, रिसेंट डाटा बता रहा हूं, दैट अराउंड द वर्ल्ड देयर आर 36 हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड की बात करें 36 आपको हॉटस्पॉट मिल जाएंगे। आप बुक कंसल्ट करोगे तो उधर 35 होंगे, तो 36 भी आ गया। मैंने नीचे सभी के जो रिसेंट होते हैं ना, मैं रिसेंट डाटा मेन आपको बताता हूं, क्योंकि रिसेंट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है इसलिए।
Their intact habitat represents just 2.5% of Earth's land surface, but they support more than half of the world's most species as endemic. ये आपकी ऊपर वाली लाइन ही होगी जो हमने ऊपर पढ़ी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कितने हॉटस्पॉट है वर्ल्ड में, तो आपका आंसर है 36। और 36 जो अभी चुनी गई है उसका नाम क्या है? दैट इज योर नॉर्थ अमेरिका कोस्टल प्लेन। ठीक है, ये आपका 36 हॉटस्पॉट आ गया। अगर 35 पूछा जाए, 35 हमारा 2011 में आया था, दैट इज फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया रीजन इन एज ए 35। ठीक है, 35 भी बता दिया मैंने आपको, 36 भी बता दिया। देखो 36 से हम याद करने बैठ गए तो हम बाकी सब भूल जाएंगे। तो कुछ रिसेंट डाटा होता है वो आपको याद रखना होता है और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अभी तो हमने वर्ल्ड लेवल की बात की, अब अपने इंडिया, अपने प्यारे भारत के लेवल पे भी आ जाए। तो इंडिया में आपको 4 हॉटस्पॉट मिलेंगे। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी कंसल्ट करोगे ना, उधर आपको किसी में एनसीईआरटी में 2 मिलेंगे, किसी में 3 मिलेंगे। लेकिन मैं आपको अभी अपडेटेड डाटा बता रहा हूं, मैं बताता हूं वो अपडेटेड कैसे बना, क्यों बना, क्या रीजन है उसका। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा, अभी बस आप समझो क्या बोल रहा हूं। आउट ऑफ दीज 4 आर प्रेजेंट इन इंडिया। इंडिया में 4 हॉटस्पॉट है इस टाइम पे। पहला हिमालयन रीजन, अगर किसी ने ज्योग्राफी की वीडियो देखी है तो उसे समझ आ गया, नहीं देखी तो मैं आपको पहले गुजारिश करूंगा, और आपको ज्योग्राफी की भी वीडियो ऊपर प्रोवाइडेड, आप उधर से देख सकते हो। आई बटन को आपने क्लिक करना है, इधर आपको आई बटन दिया होता है। ठीक है, उसको क्लिक करना है तो उधर से आपको वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा। आप उधर से देखिए। मैं देखो बायोडाइवर्सिटी टॉपिक मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि आपको पहले ज्योग्राफी का आइडिया मिल जाए। ज्योग्राफी का जिसके पास आइडिया है उसको बायोडाइवर्सिटी पढ़ने में बहुत आसानी हो रही है। देखो आप खुद एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, पहला बोल रहा है हिमालयन रीजन। अगर मैं इधर इंडिया बनाऊं तो पहले तो मैं सॉरी मांगूंगा अगर मेरे से इंडिया थोड़ा अच्छा नहीं बना। ठीक है, अपने एंड से तो मैं बहुत अच्छा बना रहा हूं। यह आपका आ गया इंडिया। ठीक है, इंडिया का जो अपर पार्ट है दैट इज योर हिमालयन नॉर्दर्न पार्ट। ठीक है, ये हमने बताए थे आपके 3 तरह के हिमालयस। तो ये रीजन आपका आ गया पहला हिमालय। आपसे पूछा जा सकता है तो इंडिया में कितने आपके हॉटस्पॉट आ रहे थे, आपका आंसर है 4। फर्स्ट वन इज हिमालय। हिमालय आपके कहां से, देखो इंडियन हिमालयन रीजन से लेकर पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चाइना, इधर तक आपका फैला हुआ है। आगे आपका आता है इंडो बर्मा। ठीक है, इंडो बर्मा आपको म्यांमार के बारे में पता होगा। तो आपको इधर अगर मैं ये वाला रीजन बनाऊं, ठीक है, ये असम, वेस्ट बंगाल। ठीक है, अगर ये आपका ईस्ट रीजन बनाया तो इंडो बर्मा वाली साइड पे जो रीजन होगा, ठीक है, ये आपका समझ लो ये वाली साइड आप लगा सकते हो। तो ये वाली साइड आपका कौन सा आ गया? दैट इज योर सेकंड हॉटस्पॉट इंडो बर्मा। इधर आपका अंडमान एंड निकोबार भी आ जाएगा, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। थर्ड वन सुंडालैंड। सुंडालैंड आपको पता है निकोबार में है। ठीक है, निकोबार आइलैंड आपको मैंने बताया था पहले, आपके आ जाते हैं इधर अंडमान, अंडमान के नीचे निकोबार, निकोबार आइलैंड इसमें आते हैं, फिलीपाइंस भी इसमें, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया भी आपके आ जाते हैं। एंड द फोर्थ वन इज योर वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। वेस्टर्न घाट्स हमने इधर बना देता हूं एक बार मैं फिर से। ठीक है, ये आपका आ गया वेस्टर्न घाट्स, ये वाला रीजन आपका आ गया वेस्टर्न घाट्स, और इसके नीचे आपका आ गया श्रीलंका। तो वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका आपका 4th हॉटस्पॉट आ गया। अब बात आती है बुक में 2 या 3 क्यों दिए हैं, तो उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं। पहले क्या हुआ करता था, ईस्टर्न हिमालयस विच आर ओरिजिनली पार्ट ऑफ इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंक्लूड भूटान, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड सर्दर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट। ये क्या था, ईस्टर्न हिमालयस और बर्मा जो आपका बायोडाइवर्सिटी है, इन दोनों को इकट्ठे रखा गया था। 2004 में ही इन दोनों हॉटस्पॉट को क्लासिफाई कर दिया गया एज ए पार्ट ऑफ 2 हॉटस्पॉट। वन आपको हो गया इंडो बर्मा एंड द न्यूली डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन हिमालयस। तो उसके कारण आपको डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। तो इधर मैंने आपको 4 बता दिया, जो 5th वन होगा वो नहीं होगा तो उसको टिक कर देना। तो एक बार बताएं 4 कौन कौन से थे? सर आपने अभी याद करा देना, इधर ही हम आपको याद करा के भेजेंगे। फर्स्ट वन इज योर हिमालय। ठीक है, फर्स्ट वन इज योर हिमालय, सेकंड वन इंडो बर्मा, थर्ड वन सुंदरलैंड एंड द फोर्थ वन इज वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। देखो सुंदरलैंड में आपको कभी का निकोबार भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आप वो भी टिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके 4 हॉटस्पॉट थे। आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है इको सेंसिटिव जोन। देखो ये भी एक न्यूली टर्म है, बायोडाइवर्सिटी में एक नया टर्म आया। ये आप सभी ने सुना होगा, हमारे JNK के रिलेटेड अब मैं बताता हूं एक और इन्फॉर्मेशन। डल लेक के बारे में आपने सुना होगा, शायद से 6-7 मंथ्स हो चुके हैं इस बात को। डल लेक को भी इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। क्यों किया गया? आपको देखो रिसेंट डाटा पता होना चाहिए, नॉलेजेबल बनो, नॉलेज के पीछे भागो, नौकरी के पीछे नहीं भागो। नॉलेज होनी चाहिए। मेरा हमेशा यही रहता है कि नॉलेज पाओ, आपको कहीं ना कहीं एंड में वो मदद करेगी।
तो डल लेक देखो, नौकरी के आप किसी ने हाथ दिल पे ले ली होगी ये बात कि नौकरी पे नहीं जाओ, कभी कभार वर्ड ऐसे निकल जाते हैं। देखो दिल पे वो नहीं है कि आप नौकरी पे नहीं जाओ, नॉलेज होगी तो नौकरी आपके पास खुद आएगी, मैं ये भी कहूंगा। तो डल लेक आप सभी को बता दूं, इको सेंसिटिव जोन भी घोषित किया गया इसे, ठीक है। क्यों घोषित किया गया? क्योंकि इसका पानी बहुत हद तक श्रिंक हो गया, तो उसके कारण अब इसको नीड पड़ गया कि इसको सेव किया जाए, तो उसके कारण इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। तो पढ़ते हैं, ये जो इको सेंसिटिव जोन है ये रिसेंट टाइम का ही आया है, ये कोई पुराना टाइम नहीं है। तो इसमें इको सेंसिटिव जोन क्या है? द नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 से 2016 ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज स्टिपुलेटेड दैट स्टेट गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर लैंड फॉलिंग विद इन 10 kilometers of the boundaries of national park wildlife sanctuaries as eco-fragile zones or eco-sensitive zones under section this Environment Act 1986। वो कहता है जो आपका इको सेंसिटिव जोन्स है, ठीक है, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान ने बोला जो भी एरिया आपकी जो नेशनल पार्क्स है, ठीक है, उनके आसपास जितने भी 10 किलोमीटर का जितना भी एरिया है उसको आप इको सेंसिटिव जोन घोषित कर सकते हो, ठीक है। उन्होंने ये चीज बोली, आपसे पूछा जा सकता है इको सेंसिटिव जोन किसे घोषित करने के लिए बोला है, तो आपने बताना है सर नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास जितना भी 10 किलोमीटर का एरिया है उसे आप घोषित कर सकते हो, उनकी बाउंड्रीज को। अब इको सेंसिटिव जोन बनाने की क्यों जरूरत बनी, क्या जरूरत बनी, क्या हमें कोशिश, क्यों हमें पीछे से मजबूर किया जा रहा है कि हाँ इको सेंसिटिव जोन बनाओ? द मेन रीजन इज योर बायोडाइवर्सिटी लॉस। आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस होते जा रहा है, हम नेशनल पार्क को भी खत्म करते जा रहे हैं, चाहे वो प्रोटेक्टेड है उसे भी हम थोड़ा सा कंज्यूम करते जा रहे हैं, उसे अपने लालच में आके उधर भी हम वेस्टेज, उधर भी हम उसे खत्म करते जा रहे हैं और हम अपने जो जीव जंतु हैं उन्हें हार्म पहुंचा रहे हैं। तो क्या जरूरत पड़ गई इको सेंसिटिव जोन की? द पर्पस ऑफ इको सेंसिटिव जोन वाज टू प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शन टू द पार्क बाय एक्टिंग एज अ शॉक एब्जॉर्बर। तो देखो समझ लो, ये आपका समझ लो आ गया नेशनल पार्क, हमें बस अलो है कि इधर तक नहीं जाना, ठीक है, इधर तक तो जा सकते हैं ना। तो उन्होंने क्या बोला, 10-10 किलोमीटर का एरिया आप और बचा लो, मतलब इधर ये जो एरिया है इधर इंसान घूम तो सकता है, लेकिन इधर कुछ इन्होंने प्रोहिबिशन लगा दी, कुछ इन्होंने हम पे लगा दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, हम पे कुछ मनाही लगा दी कि आप ऐसी एक्टिविटीज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका काम करता है एज ए शॉक ऑब्जर्वर, ठीक है। ज्यादा ट्रांसिशनल जोन हमने पढ़े थे 3 जोन, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है। ट्रांसिशन जोन अराउंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया वुड मिनिमाइज फॉरेस्ट डिप्लीशन एंड मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो मैंने क्या बताया, ये आपका आगे नेशनल पार्क, इसके आसपास का एरिया हमने क्या घोषित कर दिया, इको सेंसिटिव, ठीक है। इंसान इधर आ तो रहा है लेकिन उस पर कुछ प्रोहिबिशंस है, उसके ऊपर कुछ उसे बोला है कि तू ऐसा काम नहीं कर सकता, तो उससे क्या हुआ, ये वाला एरिया भी थोड़ा प्रोटेक्ट होने लगा। जब ये वाला एरिया थोड़ा प्रोटेक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये वाला एरिया कुछ ज्यादा हद तक प्रोटेक्ट होने बैठ जाएगा, तो वो शॉक ऑब्जर्वर का भी काम किया गया और आपका जो फॉरेस्ट डिप्लीशन है वो भी कम होने लगी, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी कम होने लगी। द प्रोटेक्टेड एरिया बेस्ड ऑन कोर बफर मॉडल, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कल वाले लेक्चर में ही, पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। दिस विल हेल्प इन प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज का भी ये मदद किया गया उनको बचाने में। अब बात आई, लोग बोलने लगे, देखो ये आपका आ गया नेशनल पार्क, इसके आसपास आपका आ गया इको सेंसिटिव जोन, तो इधर लोग बोलने लगे, जो इनकी इधर लैंड्स थी वो बोलने लगे कि हमारा क्या होगा, ये वो हमारी लैंड्स है, सो ऑन, ठीक है। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या बताया कि आपका जो ओनरशिप राइट है वो कहीं नहीं गया, आप इसके मालिक हो तो मालिक ही रहोगे, इसका हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई, जैसे कि आप उधर रोड्स बड़ी नहीं कर सकते हो, उधर अपनी बिल्डिंग को एक्सपैंड नहीं कर सकते हो, चेंज ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम जो एग्रीकल्चर उधर चल रहा है वो नहीं कर सकते हो, बस ये कुछ मनाहियां उन्होंने की। और विल ऑल्सो बी मॉनिटर्ड कमेटी मोस्टली कंपाइजिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल एज पर द मास्टर प्लान ऑफ इको सेंसिटिव जोन। इट मेंशन दैट इको सेंसिटिव जोन्स आर नॉट एंटी पीपल एंड डू नॉट इंटेंड टू हैम्पर देयर एवरीडे एक्टिविटी। उन्होंने उधर मेंशन कर दिया है, ऐसा नहीं है कि इको सेंसिटिव जोन में इज ए एंटी पीपल, उधर पीपल नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उधर उनकी कुछ एक्टिविटीज पे पाबंदियां लगाई है, तो उनका ये चीज था। देखो गवर्नमेंट भी कुछ सोच समझ के हमारे लिए कुछ निर्णय भी लेती है, आप ये भी मान सकते हो। अब इन्होंने ये इको सेंसिटिव जोन्स बनाए तो कुछ रीजन है, बायोडाइवर्सिटी को बचाना है। ये जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया, आप उसको खुद एनालाइज कर सकते हो कि आने वाले सालों में हमारी जिंदगी कैसी हो जाएगी, आने वाले सालों में जब बायोडाइवर्सिटी को और कितना ज्यादा इफेक्ट होगा तो हम कहां पे लाई करेंगे, ठीक है। तो जरूरत बन गई है हमारी, ये नीड बन गई है आज के युग में
कि हम बायोडाइवर्सिटी को बचाएं, तो गवर्नमेंट उसी की कोशिश कर रही है। आगे बढ़ते हैं, आज हमारा और आगे टॉपिक आता है, दैट इज वेटलैंड्स। वेटलैंड्स के बारे में हमने पढ़ना है। क्या होते हैं वेटलैंड्स? वेटलैंड का मतलब सर गिल्ली जगह, गिल्ली जमीन, तो वही है, ठीक है, वेटलैंड्स। तो क्या बताया उन्होंने वेटलैंड्स को? वेटलैंड्स आर डिफाइंड एज लैंड्स ट्रांसिशन बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, ये आपके आगे समझ लो लैंड, ठीक है, इधर हम रहते हैं, ये आपका आ गया समुद्र, और ये एरिया जो ये आपका आ गया गिल्ली वाली जगह, इसको हम वेटलैंड्स बोलेंगे। इनके बीच में जो ट्रांसिशनल पीरियड है उसको हम वेटलैंड बोलेंगे। वेयर द वाटर टेबल इज यूजुअली एट और नियर द सरफेस ऑफ द लैंड इज कवर्ड बाय शैलो वाटर। तो इसकी जो आसपास वाला एरिया उसको हम वेटलैंड्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका वेटलैंड्स आ जाता है। आपको मतलब गिल्ली जमीन आप मान सकते हो, बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी इकोसिस्टम आ जाती है, तो ये आपका वेटलैंड्स आता है। वेटलैंड्स के 4 मेन टाइप्स हैं, ये चीज आपने याद रखनी। इसके ना टाइप्स के रिलेटेड आती है, और रामसर आपकी साइट्स के बारे में पूछा जाता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वेटलैंड्स के 4 मेन टाइप्स आपकी आती है। फर्स्ट वन इज मार्श, मिचेल मार्श के नाम से याद रख सकते हो आप अगर कोई क्रिकेट का शौकीन है। सेकंड वन स्वैम्प, ठीक है, एक और इंग्लैंड का शायद से वो था स्पिनर ग्रेम स्वैम्प, ठीक है, उससे थोड़ा सा याद रखते हो। बॉग, बॉग से कुछ मुझे याद नहीं आ रहा। थर्ड वन इज फेन, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं मार्श, मिचेल मार्श, ठीक है। इट इज ए वेटलैंड दैट इज डोमिनेटेड बाय habicus rather than woody plant species. Marshes can often be found at the edges of lakes and streams where they form a transition between the aquatic and terrestrial ecosystem. They are often dominated by grasses, rushes and reeds. अब ध्यान से सुनना क्या है, देखो इकट्ठे पढ़ता हूं, एक स्वैम भी इकट्ठे पढ़ लेता हूं, इसमें आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, यही आपसे मेन पूछा जाता है। स्वैम इज ए वेटलैंड दैट इज फॉरेस्टेड. Swamps are characterized by slow moving to stagnant water. They are usually associated with adjacent rivers or lakes. The water of swamp may be fresh water, brackish water और sea water. देखो स्वैम्प में क्या होता है, आपको बड़े बड़े पौधे मिल जाएंगे, उधर फॉरेस्टेड लैंड, उधर आपको पेड़ मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मार्शेस की बात करें, उधर आपको छोटे छोटे स्पीशीज मिलेंगे, छोटे छोटे पेड़ मिलेंगे, ग्रासेस मिलेंगे। ये इसका मेन कंपोनेंट आपने याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है मार्शेस में आपको क्या मिलता है, आपने बताना सर उधर में ग्रासेस मिलेंगे, उधर हमें बड़े बड़े फॉरेस्टेड एरिया वुडेड प्लांट नहीं मिलेंगे, उधर हमें हार्बिकस प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है, उधर हमें वुडी प्लांट्स नहीं मिलेंगे, उधर हमें ग्रासेस एंड रशीज रेड्स मिलेंगे। लेकिन अगर स्वैम्प की बात करूं, इट इज फॉरेस्टेड। इधर क्या होता है, वाटर आपका स्टार्टिंग में स्लो मूविंग होगा, स्टेगनेंट वाटर होगा, ठीक है, इधर आपका रुका हुआ पानी होगा। लेकिन जो मार्शेस है आर फाउंडेड एट एजेस ऑफ लेक्स एंड स्ट्रीम्स। अगर इनके एजेस में, ठीक है, ये आपका आ गया समझ लो लैंड, और ये जो आपके एजेस में है इसको मार्शेस बोल सकते हैं। मैक्सिमम आपके इधर ही पाए जाएंगे। आपने मेन चीज जो इसमें याद रखनी है, आपसे पूछा जाता है मार्शेस में कौन से प्लांट पाए जाते हैं, आपने बताना है सर उधर पाए जाते हैं वुडी प्लांट्स नहीं पाए जाते, उधर हमारे पाए जाते हैं ग्रासेस, रशीज, रीड्स की तरह। लेकिन स्वैम्प में बात करें, उधर आपका स्टेगनेंट वाटर होता है एंड द फॉरेस्टेड एरिया मिलेगा। थर्ड वन आपका आता है बॉग एंड फेन। इनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। मैंने इधर क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन बॉग इज दैट फेन इज रिजर्व्ड बाय बोथ ग्राउंड वाटर एंड रेनफॉल। इसमें क्या होता है, बॉग जो है, बॉग के लिए आपको रिलेटेड जो आपको याद रखना है, दैट इट इज ए डोम शेप लैंडफॉर्म। ये एक डोम की तरह है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, डोम की शेप में होता है। आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोम शेप प्लेटफॉर्म, बॉग, फेन, आपका स्वैम्प की मार्श। तो आपका आंसर है बॉग। बॉग इज ए डोम शेप लैंडफॉर्म, इज हायर देन द सराउंडिंग लैंडस्केप एंड ऑब्टेन मोस्ट ऑफ इट्स वाटर फ्रॉम रेनफॉल। और ये अपना ज्यादातर पानी कहां से लेती है, रेनफॉल, पानी से आता है। लेकिन अगर बॉग की बात करें, इसको ग्राउंड वाटर से भी पानी मिलता है, रेनफॉल से भी मिलता है। इट इज एसिडिक इन नेचर एंड लो इन न्यूट्रिएंट्स। अगर बॉग की बात करें, बॉग में आपके न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, लेकिन एसिड बहुत ज्यादा होता है, बहुत भरपूर बड़ा होता है उसमें एसिडिक। लेकिन अगर इसमें बात करें, इट इज रिच इन मिनरल्स, इट इज लोकेटेड ऑन स्लोप, फ्लैट एंड डिप्रेशन, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है बॉग एंड फैन के बारे में। अब जो आपको इसके रिलेटेड, वेटलैंड्स के रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन आता है, दैट इज योर रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स। मतलब अब पढ़ क्या रहे हैं, देखो सर आप पढ़ा रहे हो, पहले मीनिंग समझा देते हो, उसके बाद उसके बचाने के तरीके बताते हो। देखो बायोडाइवर्सिटी यही है, हम जो इंसान है बहुत करूर हो चुका है, बहुत अपनी करूरता में बहुत आगे नंबर बढ़ा चुका है, तो अब हमारे कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही है कि हमें जरूरत पड़ रही है उसको बचाया जाए, उसे सेव किया जाए। तो रामसर कन्वेंशन भी वही है, एक वो ट्रीटी है, एक वो डॉक्यूमेंट है, एक वो आप कह सकते हो आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट है,
आपको जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे आपने वेटलैंड्स को कंजर्व करना है। तो इधर मैंने लिखा भी है दैट रामसर कन्वेंशन वेटलैंड इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड। मतलब इंटरनेशनल ट्रीटी है ये आपके बीच में, ठीक है, आपके कंट्रीज के बीच में ट्रीटी हुई है जिसमें उन्होंने एक दूसरे के साथ MOU साइन किया हुआ है दैट द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स, ताकि हम अपने वेटलैंड्स को कंजर्व करेंगे, उसे सस्टेन करेंगे। अब इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, और कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के नाम से जाना जाता है। अब मेन जो आपसे पूछा जा सकता है, रामसर इसका नाम क्यों डाला? ईरान में एक जगह का नाम है रामसर, उधर पे इसकी पहली मीटिंग हुई, तो ये रामसर सिटी के नाम से इसका नाम दे दिया गया। और पहली मीटिंग कहां पे हुई? 2 फेब 1971 में। आपसे पूछा जा सकता है कब हुई? 2 फेब 1971 में। और 2 फेब को ही वर्ल्ड वेटलैंड डे भी बनाया जा सकता है। आपसे पूछा सकता है वर्ल्ड वेटलैंड डे कब बनाया जाता है? आपने बताना सर 2 फेब को बनाया जाता है, क्योंकि उस दिन हमारी फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट ट्रीटी आपकी साइन हुई ऑफ रामसर कन्वेंशन। एट द सेंटर ऑफ रामसर फिलॉसफी इज द वाइस यूज ऑफ वेटलैंड। अब इसकी जो फिलॉसफी है, ठीक है, आपसे पूछा सकता है रामसर फिलॉसफी की सेंटर किसके रिवॉल्व अराउंड करती है, दैट उसका कैसे प्रॉपर्ली सोच समझ के यूज करना है, तो दैट इज योर रामसर फिलॉसफी। बात करें पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहां पे हैं, तो आपका आंसर है सर यूके में 175 और मैक्सिको में 142। सेकंड नंबर पे मैक्सिको, फर्स्ट वन इज योर यूके। अब बात करते हैं इंडिया की। तो वर्ल्ड के लेवल में देखो क्वेश्चन आने के चांसेस कम ही है, देखो 3-4 क्वेश्चन ही आएंगे आपको ज्यादा से ज्यादा। तो अगर और ज्यादा डीप में जाऊंगा तो आपका जो आपको आता भी है वो भी आप भूल जाओगे। तो जो जो इंपॉर्टेंट मैं वही बता रहा हूं। एज ऑफ जुलाई 2021 देयर आर 42 रामसर साइट्स इन इंडिया। इंडिया में कितने रामसर साइट्स है? 42। आपसे पूछा जा सकता है कितनी साइट्स है? 42 जुलाई 2021 तक। लेकिन अगर लार्जेस्ट रामसर साइट की बात करें तो टॉप मोस्ट हमारी सबसे बड़ी आती है सुंदरबन वेटलैंड्स इन वेस्ट बंगाल। सेकंड नंबर वेबनाड। वेबनाड के बारे में हमने लेक्स में पढ़ा था, आप सभी को याद होगा, आपका डेट इज इन केरला, ठीक है, वेबनाड। थर्ड वन इज चिल्का लेक, ओडिशा। चिल्का लेक को भी आपके बारे में हमने लेक में पढ़ा है। तो लार्जेस्ट रामसर साइट आपसे पूछा जा सकता है आपकी इंडिया में कौन सी है, तो आपसे आपका आंसर है सुंदरबन वेटलैंड। सेकंड नंबर पे वेबनाड कोल वेटलैंड एंड द थर्ड वन इज चिल्का लेक। अब आपसे पूछा जा सकता है स्मॉलेस्ट रामसर साइट कौन सी है, तो रेणुका। रेणुका बड़े लड़कियों का नाम भी होता है, बड़ा अच्छा नाम है, तो आप इससे भी याद रख सकते हो। रेणुका वेटलैंड स्मॉलेस्ट रामसर साइट है, दैट इज इन हिमाचल प्रदेश। एंड द ओल्डेस्ट रामसर साइट इज योर चिल्का लेक, ओडिशा में है, ठीक है, ओल्डेस्ट की बात हो रही है, ठीक है, सबसे पुरानी। एंड द सेकंड वन इज योर कियो लेपोडी गना इन राजस्थान। तो ये आपकी 1971 में खोज हुई थी, ये भी 1971 में हुई थी, लेकिन पहले चिल्का लेक की खोज हुई थी, तो ओल्डेस्ट आपकी चिल्का लेक आ जाती है। तो ये थी कुछ आपकी इंपॉर्टेंट आपके वेटलैंड्स के रिलेटेड, आपके कुछ हॉटस्पॉट के रिलेटेड, आपके जो थोड़े से थे सर आपने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं कराया, आपके कुछ गिला शिकवा थे, आपकी कुछ शिकायतें थी, तो वो भी करवा दिया। अब इसके ऊपर मैं कहूँगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लेक्चर और बनाऊंगा मैं, तो जिसमें मैं कवर अप करूंगा आपका ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, ये जो आपके इन्वायरमेंट इश्यूज है, इसके ऊपर मैं एक ही लेक्चर बनाऊंगा, चाहे बड़ा लेक्चर बनेगा तो मैं बनाऊंगा, ठीक है। उसमें हम डिस्कस करेंगे आपके ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। देखो इसके बारे में आपको पता है, इसलिए मैं वो चीज बताऊंगा जो आपको नहीं पता, ठीक है। बेसिक में है इतना नहीं जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा अगर ग्लोबल वार्मिंग की मैं बात करूं, बेसिक मैं नहीं बताऊंगा, जो आपको नहीं पता वो मैं बताऊंगा उस लेक्चर्स में। और नेक्स्ट लेक्चर आपका मेन रहेगा, मेन आपकी जो इकोसिस्टम्स आजकल चल रही हैं जिसके रिलेटेड है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जिस्ट दे दूंगा, उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आपको डाटा बता दूंगा जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। मतलब मैक्सिमम आपके अब 2 लेक्चर्स बनेंगे, तो उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इसके हम MCQ भी करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, बार बार बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, आप लेकिन ये चीज करते नहीं हो, इसलिए बोलना पड़ता है, आपको मजबूर करना पड़ता है कि हाँ ये करो। आप अगर अपना ये अपना चैनल समझते हो, अपना बेस्ट चैनल समझते हो, तो आप प्लीज अपने सभी दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर कीजिए, अपने सभी व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, ग्रुप आपके जितने भी है, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, जितने भी आपके लिंक्स आप उधर बता सकते हैं, ताकि सभी इस लेक्चर का आनंद उठा सके। तो आज के लिए हम अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे जल्द आपके साथ, जिसमें हम हमारा लेक्चर नंबर 11 में कुछ इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, तो आज के लिए अलविदा।